हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था एटम एंड न्यूक्लियस, जो हमारी यूनिट है 8th 12th क्लास की, हमने वो स्टार्ट की थी। और उसके अंदर हमने जो हमारा स्टार्टिंग था एटम्स के बारे में, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो इंट्रोडक्शन था कि कौन से हमारे साइंटिस्ट थे जिनका इसके अंदर कंट्रीब्यूशन था। फिर हमने थॉमसन मॉडल को डिस्कस किया था। आफ्टर दैट हमने रदरफोर्ड्स का अल्फ़ा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। तो उससे हमें क्या पता लगा था कि जो हमारे पास हमने क्या ले रखा था उसके अंदर हमने एक थिन फॉयल ले रखी थी गोल्ड की। और जैसे ही उसके ऊपर हमारी जो अल्फ़ा पार्टिकल्स का हमने एक सोर्स ले रखा था, उसमें से जब रेडिएशंस निकल के आ रही थी, वैसे तो वो चारों तरफ से आ रही थी, लेकिन हमने वहाँ पे कोलिमेटेड जो हमारी स्ट्रिप्स लगा रखी थी, जैसे जिससे क्या हो वो एक डायरेक्शन में कंसंट्रेट हो जाए। तो जैसे वो यहाँ से इस यहाँ पे था हमारा, जैसे इसके अंदर न्यूक्लियस है जो फॉयल है, तो जैसे ही वो इसके नज़दीक आ रही थी तो कुछ तो वहीं से वापस होकर रिफ्लेक्ट होकर जा रही थी, जो बिल्कुल डायरेक्ट सीधे ही जाके न्यूक्लियस के साथ लग रही थी। लेकिन कुछ ऐसी थी जो मान लो इस डायरेक्शन से ऐसे आ रही है, तो वो क्या हो रखी थी, ऐसे यहाँ से थोड़ी सी अलग डायरेक्शन में थोड़ी टर्न करके जा रही थी हमारी। जैसे कि हमने वहाँ पे देखा भी था, कुछ इस डायरेक्शन से जा रही थी टर्न करके कुछ एंगल से, ठीक है। कुछ एंगल हमारे 90 डिग्री से ज़्यादा थे, कुछ एंगल हमारे 90 डिग्री से कम थे, और बिल्कुल थोड़ी सी परसेंटेज ऐसी थी जो हमारी क्या कर रही थी, वापस 180 डिग्री के एंगल से जा रही थी, ठीक है। तो हमने वहाँ पे क्या देखा था कि एक अल्फ़ा पार्टिकल 8000 अल्फ़ा पार्टिकल में से वो हमारे क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे 90 डिग्री के एंगल से। मीन्स बहुत कम अल्फ़ा पार्टिकल्स थे ऐसे जो वापस डिफ्लेक्ट होके आ रहे थे, स्कैटर होके आ रहे थे, ठीक है। मोस्टली तो वहाँ से चले भी जा रहे थे जो क्या थे, इस एरिया से दूर थे, मीन्स इससे अलग दूरी से जा रहे थे। तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे साइज ऑफ न्यूक्लियस निकालना है। तो ये तो हम लास्ट उसमें डिस्कस कर चुके थे, और हम वहाँ पे हमने जो हमारी कूलम फोर्स थी, फोर्स ऑफ रिपल्सन थी ना वहाँ पे, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे जो हमारी रेडिएशंस आ रही है अल्फा पार्टिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये हम बोल सकते हैं हमारा क्या है, ये हमारा हीलियम न्यूक्लियस की तरह होता है, लाइक अ हीलियम न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी हमारे पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और साथ में ही हमारे पास क्या होता है इसके अंदर, जो इसका मास होता है वो 4 एटॉमिक AMU होता है, ठीक है। 4 एटॉमिक मास यूनिट होता है इसका। तो अब यहाँ से हमें निकालना है साइज है जो हमारा न्यूक्लियस का, उसके बारे में। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप पहले मेरी वो लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपके माइंड में एक कंसेप्ट बैठ जाएगा कि हाँ, कि हमने जो अल्फ़ा स्कैटरिंग पढ़ी थी उसके अंदर था क्या क्या हमने उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए थे, तो उसकी हेल्प से फिर आप ये अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो इसको पढ़ने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट किया था, इसके अंदर कुछ अजम्पशन थी। कुछ अजम्पशन मीन्स कुछ उन्होंने अप्रोक्सीमेशन कुछ मान के चले थे वो। तो वो जो चीज़ उन्होंने अप्रोक्सीमेशन में मान के चले थे वो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसकी अप्रोक्सीमेशन थी, जो अजम्पशन थी, वो ये थी कि जो एटॉमिक न्यूक्लियस होता है ना, वो बहुत हैवी होता है। अगर वो हैवी होगा तो उसको के मतलब उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने के चांस क्या है, कम होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला यही था कि जो हमारे पास एटॉमिक न्यूक्लियस है वो हैवी न्यूक्लियस है। क्यों है वो हैवी न्यूक्लियस? क्योंकि जैसे ही हम उसके ऊपर बम्बार्डिंग करवा रहे हैं हमारे अल्फा पार्टिकल्स की, तो वो डिसग्रेडेड नहीं होगा, तो वो हिले डुलेगा नहीं, ठीक है। वो अपनी पोजीशन पे बिल्कुल फिक्स बैठा रहेगा। और जो सेकंड हमने इसके अंदर अजम्पशन मानी थी हमारी, वो ये थी कि जो न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल हैं वो दोनों एज ए पॉइंट चार्ज कंसीडर किए थे। मीन्स हमने ये नहीं माना कि जो हमारा अल्फ़ा पार्टिकल है वो उसका कोई बड़ा मतलब साइज़ ज़्यादा बड़ा है, या फिर जो हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस है उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा है। मीन्स हमने दोनों को पॉइंट एज ए पॉइंट चार्ज माना था कि वो भी एक पॉइंट जैसा है अल्फ़ा पार्टिकल भी, और जो हमारा न्यूक्लियस है वो भी एक पॉइंट चार्ज जैसा है, ठीक है। तो ये थी हमारी सेकेंड अजम्पशन कि हमने क्या माने, पॉइंट चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल माना, और पॉइंट जैसा ही हमने न्यूक्लियस माना कि उनके ऊपर जो चार्ज है वो पॉइंट है, ठीक है। फिर उसके बाद था हमारे पास जो थर्ड हमारी अजम्पशन थी, वो ये थी कि जो यहाँ पे स्कैटरिंग होगी वो इलास्टिक कोलिजन से होगी। इलास्टिक कोलिजन और
इन इलास्टिक कोलिजन में डिफरेंस क्या है कि इलास्टिक कोलिजन वो होता है कि जो जैसे मान लो हमने एक एटम ले लिया और इसके साथ दूसरा एटम आके इसके साथ इसकी टक्कर लगी, तो टक्कर लगने के बाद ये तो हमारी मूवमेंट में हो जाएगा, और लेकिन ये वाली जो चीज़ ये है, अगर इसमें के पास ज़्यादा एनर्जी होगी तो फिर तो ये मूव करता रहेगा, थोड़ी कम स्पीड से चलेगा। लेकिन अगर इसके पास बिल्कुल कम एनर्जी और उस सारी की सारी इसने इसको दे दी तो ये क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। लेकिन जो हमारा स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पे एनर्जी थी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थी, और जो लास्ट में है जो एनर्जी का अमाउंट हमारा लास्ट, अगर स्टार्टिंग में हमारे पास ई एनर्जी थी तो आफ्टर कोलिजन भी हमारे पास ई एनर्जी होगी, और ऐसे ही हमारे मोमेंटम के केस में। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन हमारे इलास्टिक में। इन इलास्टिक में हमारी एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती, वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इन्होंने यही माना कि जो हमारी स्कैटरिंग है इस केस में, जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है इस केस में, यहाँ पे जो हमारी स्कैटरिंग है वो किस कोलिजन को फॉलो कर रही है, इलास्टिक कोलिजन को फॉलो कर रही है। तो इलास्टिक कोलिजन, लेग कोलिजन हो किसके बीच में रहा है, अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में। तो इलास्टिक कोलिजन है हमारे यहाँ पे किस किस के बीच में, अल्फा एंड न्यूक्लियस के बीच में। ठीक है, तो अब इसके बाद ये तो था हमारा अजम्पशन, 3 अजम्पशन मानी थी उन्होंने। फिर इसके बेस पे अब हमने एक डेरिवेशन करनी है जिससे हम क्या निकालेंगे, जो हमारा न्यूक्लियस है उसका साइज कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कैसे है ये। तो जैसे देखो यहाँ पे हमने ये कंसीडर किया है ना कि हमारा क्या होगा, जो अल्फ़ा पार्टिकल्स जाएंगे वो इसके साथ टकराएंगे तो वो वापस आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, जैसे ही हमारा अल्फ़ा पार्टिकल कुछ काइनेटिक एनर्जी ई के साथ हमारा न्यूक्लियस की तरफ बढ़ रहा था, जा रहा था, तो उसको वहाँ पे अब इसके ऊपर क्या चार्ज है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और जो हमारा न्यूक्लियस है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो अब हमें ये +1 क्लास में ही हमने पढ़ा था कि लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपेल करेंगे तो कोलम्बियन फोर्स से ये रिपेल होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये इसको रिपेल करना स्टार्ट करेगा ना, तो जो इसकी अब काइनेटिक एनर्जी तो ये चल के गया है, तो इसकी कुछ तो एनर्जी यहाँ पे यूज़ हुई है, तो ये एनर्जी इसकी क्या होगी, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी, डिक्रीज होगी। जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो तो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब काइनेटिक, अब हमें ये पता है कि इलास्टिक कोलिजन है, और जो हमारी टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये लिखते हैं। तो हमारी एनर्जी क्या होनी चाहिए, कंजर्व्ड होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या, अगर ये कम हो रही है तो ये बढ़ेगी हमारी। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या था, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी तो थी नहीं, उसकी 0 थी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी, उसकी जितनी एनर्जी थी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में थी, क्योंकि वो मूव वो कह रहा था। और जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तब हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, और जब हम पोजीशन की बात करते हैं तब हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो अब वो मूव चल के आ रहा था वो, तो उसके पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी सारी एनर्जी की फॉर्म में। लेकिन जैसे ही वो इसके नज़दीक पहुंचा तो उसको वहाँ पे एक फोर्स, रिपल्सिव फोर्स फील हुई, और उस रिपल्सिव फोर्स की वजह से उसको क्या हुआ, उसकी जो एनर्जी थी ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। अब हमें रखनी है यहाँ पे कंजर्व्ड। ठीक है, तो वो कांस्टेंट तब रहेगी जब अगर क्या हो, ये वाली जो एनर्जी है किस में कन्वर्ट हो रही हो, पोटेंशियल में। तो हमारा क्या होगा, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। जितनी हमारी वहाँ पे रिड्यूस होगी काइनेटिक एनर्जी, उतनी ही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी बन चुकी होगी उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो एक पॉइंट हमारे पास, एक ऐसा पॉइंट आएगा, मान लो एक पॉइंट है हमारे पास R0, वहाँ पे जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है अल्फ़ा पार्टिकल की वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उस टाइम पे क्या होगा, और पूरी की पूरी जो, अब वो क्या है, जब उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है नहीं, वो मूव नहीं कर सकता, तो वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, वो रुक जाएगा मूवमेंट से। ठीक है, तो अब वो जो हमारा न्यूक्लियस है उसके और ज़्यादा नज़दीक जाने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास अब क्या है, वेलोसिटी ही नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो रिट्रेस कर देगा अपने पाथ को, वो इसीलिए वो क्या करेगा, रिट्रेस करेगा अपने पाथ को और 180 डिग्री से वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा जो कंसेप्ट है, जो इसके पीछे कि क्यों हमने इलास्टिक कोलिजन की अजम्पशन ली, क्यों हमने अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियर को पॉइंट चार्ज कंसीडर किया, और क्यों हमारा हैवी न्यूक्लियस क्या था, हैवी था। क्यों था हैवी न्यूक्लियस, क्योंकि जब ये इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं तो इनके बीच में रिपल्सिव हो रही, तो इसको भी दूर जाना चाहिए था ना, लेकिन ये तो कांस्टेंट अपनी पोजीशन पे ही है, तो ये इसलिए कंसीडर किया था कि ये हैवी है, ये अपनी जो इसकी पोजीशन है उसमें कोई इसके चेंज नहीं होगा। तो अब हमारे पास क्या है, R0 है, ये R0 है वो डिस्टेंस है जो बिल्कुल क्लोजेस्ट है, क्लोजेस्ट अप्रोच बोल सकते हैं इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो अब हमें करना है यहाँ पे इसका न्यूमेरिकल। तो वो देखिए,
हमारी काइनेटिक एनर्जी तो कम्प्लीटली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी अगर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल के केस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है हमारी पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे हमारे सबसे पहले तो अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना होता है, हम सबसे पहले चार्ज ही देख लेते हैं, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो वो कितना होगा, अब हमें पता है कि इसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, तो इसका मतलब +2e इसका चार्ज होगा। और ऐसे ही अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस पे भी कितना चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा, डिपेंड करेगा कि वो जो न्यूक्लियस लेके चल रहे हैं हम वो किस चीज़ उसका है। जैसे अब हमारे पास गोल्ड है, जो गोल्ड का एटॉमिक नंबर होगा तो उसका एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ में इलेक्ट्रॉन, पीछे इलेक्ट्रॉन तो हमारी रिप्रेजेंटेशन होती है ना, तो ये रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे अगर सिंपलेस्ट केस हम लें यहाँ पे, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 ही प्रोटॉन है, तो अब यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो 1 एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ पे चार्ज भी कितना है, होगा 1। वो कब होगा, जब हम उसका 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दें। ठीक है, मीन्स अगर न्यूक्लियस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन तो है नहीं वहाँ पे, न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन है, तो वहाँ 1 प्रोटॉन है हमारे पास, तो इसलिए उसके ऊपर जो चार्ज है हमारे न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, उसका आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो ये 1 है ये किसके लिए है हमारा, ये हमारे जो एटॉमिक नंबर है उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम में का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर 11 हमारे पास प्रोटॉन प्रेजेंट है, और जो 11 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उसके चारों तरफ, तो इसका मतलब हमारे पास इसके का जो यहाँ पे Z है वो कितना है, 11। तो न्यूक्लियस के ऊपर जो हमारा चार्ज होगा वो होगा 11e। ठीक है, 11e मतलब 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हमें ये पता है न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव ही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पॉजिटिव लगाएंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है यहाँ पे, तो हमारा चार्ज किसकी वजह से है, प्रोटॉन की वजह से है। तो अब यहाँ पे Z तो एटॉमिक नंबर है, E यहाँ पे चार्ज है हमारा जो प्रोटॉन के ऊपर है। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें एट डिस्टेंस r0, जो न्यूक्लियस की वजह से हो रही है, जैसे यहाँ पे हमारा अल्फा पार्टिकल है, जैसे हमने मान लिया यहाँ पे ये हमारा अल्फा पार्टिकल है यहाँ पे, और ये हमारा न्यूक्लियस है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने मानी थी r0 की, r0 पे जाके स्टॉप हो जाएगा ये, जिसको हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोल रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर हम जो हमारी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखें तो वो कितनी आएगी, तो वो क्या, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितनी होती है हमारी 1/4πε0 Q/r0। ठीक है, तो अब यहाँ पे Q चार्ज कितना है हमारे पास वो रखेंगे, और हमारे पास जितनी डिस्टेंस है वो रखेंगे। डिस्टेंस तो हमारी r0 है, ठीक है, हमने रख दिया। अब चार्ज कौन सा यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, न्यूक्लियस का, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस का ज़्यादा इफेक्टिव है और वो ज़्यादा भी है चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, जो हमारी यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस r0 वो कितनी होगी 1/4πε0, और Q की जगह हमारा चार्ज आएगा न्यूक्लियस का, और बाय में r0 जो कि हमारी यहाँ पे डिस्टेंस थी। और हमने 1/4π पहले भी पढ़ा था जब हमने डिस्कस की थी कूलम्स फोर्स। ठीक है, तो उस टाइम हमने पढ़ा था कि 1/4πε0 हमारा इक्वल होता है किसके, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर सेकंड पर कूलम स्क्वेयर यहाँ पे क्या है, हमारी यूनिट है जो 1/4πε0 है उसकी। ठीक है, 4π तो खैर कांस्टेंट है यहाँ पे, तो हाँ ये हमारा k कांस्टेंट होता है, हम k के इक्वल इसको पुट कर सकते हैं हमारे 1/4πε0 को, जो कि हमने कूलम्स कांस्टेंट लिया था जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। ठीक है, तो अब ये इसको हम मान सकते हैं कि ये हमारी k की यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, अगर हमें निकालना है यहाँ पे, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल इनटू हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं चार्ज को, हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होती है, अगर हम दोनों चार्ज की वजह से देखें, अल्फा पार्टिकल्स की निकालनी है ना हमें, तो ये तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुई किसकी वजह से, हमारे न्यूक्लियस की वजह से। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है यहाँ पे जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाई चार्ज, तो जिसकी एनर्जी निकाल रहे हैं उसका चार्ज मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे अब हम लिख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हुई हमारी यहाँ से
जो हमारा यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और मल्टीप्लाई में चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी है हमारी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट ZE/R0, और साथ में चार्ज करना है, तो चार्ज हमारा इसका कितना था, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब इसको अगर हम सोल्व करें तो यहाँ सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया, ZE/2E/4 पाई एप्सिलॉन नोट R0। ये क्या है हमारी, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो कैसे लिखते थे हम, काइनेटिक एनर्जी ये तब आई है जब हमारा कोलिजन हो चुका है, जब हमारा क्या है, जो हमारा अल्फा पार्टिकल है वो रेस्ट पे आ चुका है इसके साथ टकराने के बाद, और अपनी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, उसको लूज़ करने के बाद। तो अब काइनेटिक एनर्जी जो स्टार्टिंग में थी वो कितनी हो सकती है, जितनी उसकी वेलोसिटी होगी। मान लिया कि जो हमारा ये अल्फा पार्टिकल है इसका मास m है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी वो 1/mv² होगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब हमारी काइनेटिक एनर्जी 0 हो चुकी है तो यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी तो होगा नहीं, क्योंकि हमने इलास्टिक कोलिजन लिया है। तो हमारी जो पोटेंशियल बिफोर कोलिजन तो हमारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी थी, और आफ्टर कोलिजन हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब अगर हम ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन, अगर हम इलास्टिक कोलिजन मान के चल रहे हैं तो इलास्टिक कोलिजन की वजह से हमें ये भी यहाँ पे मानना पड़ेगा कि जो हमारी क्या है, ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन यहाँ पे कोई भी हमारा लॉस तो होगा नहीं, नो लॉस ऑफ एनर्जी। अगर लॉस नहीं होगा एनर्जी का तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल होगी किसके, पोटेंशियल एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी पोटेंशियल एनर्जी के। तो इसका मतलब ये जो हमारा यहाँ से डेरिवेशन आई है और ये जो हमारी डेरिवेशन आई है ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो रख देते हैं इक्वल यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 1/2 mv² इज इक्वल टू ZE/2E 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट R0। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो हमारी हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट, जो हमारी डिस्टेंस थी जिसको हम क्या बोल रहे थे, R0 का वो दिया था हमने, जिसको हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोल रहे थे। ठीक है, अब हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो उसकी वैल्यू के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे ये देखो, ये आएगा हमारा, यहाँ से हमें क्या निकालनी है, R0 की वैल्यू। तो R0 को हम इधर ले जाते हैं, बाकी जो टर्म है उसको हम उधर लेके चले जाएंगे। अब 2 यहाँ पे डिवाइड में, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वहाँ पे 4 बन जाएगा। तो यहाँ पे होगा हमारे पास R0 तो हम इधर लेके आ गए, और जो Z0 था और इनटू में 4 हमने इलेक्ट्रॉन लिख दिया क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई होगा, और mv² इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में होंगे, तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट और mv²। 4 से 4 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास ZE² पाई एप्सिलॉन नोट mv²। ये हमारी किसकी वैल्यू है, ये हमारी इस डिस्टेंस की वैल्यू है जो हमने क्या किसके बीच में कंसीडर की थी, अल्फा पार्टिकल और जो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस थी। अब हमें ये पता है कि हमारे अगर जो इनके बीच की डिस्टेंस होगी, अब वो देखो बिल्कुल उसके जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट पे तो आके रुकने से रहा कि बिल्कुल यहीं पे आके रुक गया, कि वो न्यूक्लियस की रेडियस के बराबर ही होगी है R0। क्या होगी, इससे ज़्यादा ही होगी। तो इसका मतलब हमारा जो साइज़ है जो न्यूक्लियस का, वो इसकी जो ये डिस्टेंस है इससे तो कम होगी उसकी रेडियस। ठीक है, और अगर ये इसके कम होगी तो इसका मतलब वो इसके जो इसका पेरिफेरी है, जो ये एरिया है, ठीक है, ये होता है एरिया वाला, ठीक है, इसको टच भी नहीं करेगा जो हमारा यहाँ पे अल्फा पार्टिकल होगा। तो ऐसे करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जो हमें साइज़ ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेट करने में भी हेल्प करती है। और ये वैसे हमें पता है कि जो हमारा साइज़ होता है न्यूक्लियस का, वो उसकी रेंज कितनी होती है, 10⁻⁻14 मीटर। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था, जब हम रेंज ऑफ लेंथ और रेंज ऑफ टाइम और मास करते हैं तब हमने ये चेक किया था। और जो हमारा प्रोटॉन होता है उसकी जो हमारी रेडियस होती है 10⁻⁻15 मीटर होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया पहले तो कुछ हमने अजम्पशन डिस्कस की। पहले तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दोबारा रदरफोर्ड का लिया, फिर हमने बेसिक जो अजम्पशन थी वो की, फिर उसके बाद हमने ये कैलकुलेशन की जिसके अंदर हमने जो हमारी डिस्टेंस है क्लोजेस्ट अप्रोच जो बिल्कुल नज़दीक हो सकती है, पॉसिबल है, वो कैलकुलेट की। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में
हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड 2 हमारे न्यूमेरिकल, फिर उसके बाद हमारे पास आएगा इम्पैक्ट पैरामीटर और फिर रदरफोर्ड्स एटम मॉडल। तो बने रहिए स्टडी लवर मीना के साथ और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक पॉइंट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो बना के डाल दूँगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।